Hey, what's up students? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। मैं एक बार फिर आपके सामने आपके बायोलॉजी हब चैनल में एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी। प्लीज़ आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। उससे जो भी वीडियो अब मैं पोस्ट करूँगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। आज हम जो बात करने वाले हैं, मैं अभी एकदम शायद आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा, लेकिन थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हम आज इस टॉपिक के बारे में क्यों बात करने वाले हैं और ये क्यों इतना ज़रूरी है बात करना। जो भी मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप उसको रिलेट कर पाएँ अपनी डे टू डे लाइफ से, और मैं उसी तरीके से आपको चीज़ें समझाती हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं जब भी हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं, आप कोई भी फूड इनटेक करिए, उसके अंदर जो आपका फूड होता है, आपकी स्टमक में एंजाइम्स होते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, चाहे आप कोई भी फूड ले, तो जैसे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके टूटते हैं ग्लूकोज में, यानी जो आपकी सब यूनिट्स बनती हैं, जो आपका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जो है वो आपकी मोनोमेरिक सब यूनिट में चेंज होता है, यानी आपका कॉम्प्लेक्स फूड जो है इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो आपके जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हम हमारे फूड में होते हैं वो आपके किस में चेंज हो जाते हैं? ग्लूकोज में। इसी तरीके से प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स होते हैं, जो आप जो फूड इनटेक करते हैं, जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उसको सिंपलर वन में चेंज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड जैसे हम इनटेक करते हैं वैसे नहीं यूटिलाइज कर सकती है। तो इसीलिए जो भी हम फूड लेते हैं उसको पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज किया जाता है, जिनको फिर हम यूटिलाइज कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भी हम फूड ले रहे हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं, जहाँ पे उनका ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट हम आपकी बात करते हैं कि आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है। नाउ ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है नॉर्मल तब होता है कि जब आपको पता है हमारे ब्लड शुगर लेवल होता है कि जैसे कि अगर आपने कुछ भी नहीं खाया, जैसे हम जिसे बोलते हैं फास्टिंग, आपकी जो शुगर है उसका लेवल कुछ आपका 110 तक नॉर्मल होता है, लेकिन आपके खाने के 2 आवर बाद 140 mg/dl जो है वो आपका लेवल जो होता है वो नॉर्मल होता है। अगर इससे ज़्यादा एक्सीड करता है, तो नॉर्मल से अगर जब भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा एक्सीड करता है तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, यानी आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा है, जितनी होनी चाहिए उससे कहीं गुना ज़्यादा है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है कि अगर आपके नॉर्मल से कम शुगर लेवल है, अगर जितना होना चाहिए उससे कम शुगर लेवल आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको हम ये कह सकते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया है। ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है दोनों टर्म्स। नॉर्मल लेवल से ज़्यादा अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल है तो दैट इज़ हाइपरग्लाइसीमिया, अगर नॉर्मल से कम लेवल है तो वो है आपका हाइपोग्लाइसीमिया। नाउ जैसे कि मैं कह रही थी कि क्या आपके लेवल्स क्या है, जब हम कहते हैं कि नॉर्मल है, हाइपरग्लाइसीमिक है या हाइपोग्लाइसीमिक है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नॉर्मल लेवल कितना है। तो नॉर्मल लेवल जो हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का होता है वो होता है 140 mg/dL, दैट इज़ आफ्टर ईटिंग 2 आवर्स ऑफ ईटिंग। एंड प्री डायबिटिक होता है। प्री डायबिटिक में आपकी ऐसी कंडीशन होती है कि आप जो है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई तो है, लेकिन आपका 140 से 200 की रेंज में रहता है। लेकिन अगर आपका 200 से ज़्यादा रहता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट मीन्स आपको यू आर सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 में फ़र्क ये है कि एक आपका इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, एक इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स एक में टाइप 1 में आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो होती है और वो काम करती है, पर अच्छे से नहीं कर पाती है। लेकिन टाइप 2 में इंसुलिन होने के बावजूद आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। नाउ अगर आप देख सकते हैं, अब हमें ग्लूकोज चाहिए क्यों, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ग्लूकोज। जो आपकी बॉडी में हमें जो ग्लूकोज की जो नीड है वो हमें मेन पर्पस होता है कि हमें एनर्जी चाहिए होती है। अब ग्लूकोज में जो एनर्जी हमें देता है वो किस फॉर्म में देता है? इन द फॉर्म ऑफ ATP।
ठीक है। तो ग्लूकोज जो है आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में जो है वो किस काम आएगा, एटीपी जनरेशन के लिए, जो हमें एनर्जी देता है। और जो आपका एटीपी यूटिलाइज नहीं हो पाता है, मतलब जो आपका जितना आपका ब्लड शुगर, आपका ग्लूकोज जो है एटीपी में चेंज हो गया, अब इससे ज़्यादा जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में है वो कहाँ जाएगा, वो आपका हो जाता है स्टोर। और स्टोर किस फॉर्म में होगा, आपका हो जाएगा ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगा इन द मसल्स एंड लिवर। आपके लिवर या मसल्स में जो भी एक्सेस ग्लूकोज है, जो जितना ग्लूकोज आपकी बॉडी को चाहिए उतना आपने एटीपी जनरेशन में निकाल दिया। अब अगर एक्सेस ग्लूकोज है तो वो कहाँ स्टोर होगा, वो आपका होगा मसल्स या लिवर में स्टोर होगा, जिससे कि आपके जो शुगर लेवल आपके जो ब्लड में है वो कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, जितना नॉर्मल लेवल है उतना ही रहेगा। सो नेक्स्ट आते हैं हम कि अब आपका इंसुलिन, आपके जो बीटा सेल्स होते हैं पेनक्रियाज में, ठीक है, वो आपके पेनक्रियाज से आपका रिलीज़ करते हैं आपका इंसुलिन। ठीक है, अब इंसुलिन जो आपका हेल्प करता है इन द इनटेक ऑफ ग्लूकोज, वो कैसे करता है कि जैसे ही आप देख रहे हैं इंसुलिन ने बाइंड किया अपने रिसेप्टर के साथ सेल में, तो आपका जो GLUT4 रिसेप्टर है जहाँ से आपके ग्लूकोज, जो आपका हेल्प करता है ग्लूकोज को अंदर आने में, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही इंसुलिन आपके सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, वैसे ही आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का आपका रिसेप्टर मॉलिक्यूल है वो जाके आपकी सेल मेम्ब्रेन पे चिपक गया है। ये आपका GLUT4 रिसेप्टर है जो आपके ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा इनटू द सेल। नेक्स्ट, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि आपका जो GLUT4 रिसेप्टर है बेसिकली, जैसे कि आपके आउटसाइड में ये आप जो मोइटीज़ देख रहे हैं, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये आपका ग्लूकोज है और ये GLUT4 रिसेप्टर है जिसके थ्रू आपका ग्लूकोज एंटर करेगा सेल आपका डायरेक्टली ऐसे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो जो आपका ग्लूकोज है इट हैज़ टू एंटर थ्रू रिसेप्टर। तो GLUT4 जो है आपका रिसेप्टर है जिसके थ्रू आपका ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर एंटर करेगा। और वो कब एंटर करेगा, जब आपके सेल के पास इंसुलिन होगी, जब आपके सेल में इंसुलिन आपके इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करेंगी तो GLUT4 रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होगा, आपके मेम्ब्रेन तक आएगा एंड देन इट विल ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनसाइड द सेल। सो नेक्स्ट, जैसे कि हमने कहा कि ग्लूकोज जो है वो आपकी बॉडी जो है सेल्स ले लेते हैं एंड देन इट यूटिलाइजेज इट फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। नाउ एंड इंसुलिन जो है यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इंसुलिन ही वो मॉलिक्यूल है जिससे आपका, अगर आपको याद होगा कि GLUT4 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और आपकी जो जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो आपके सेल के अंदर जाते हैं, जिससे कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल में रहता है। नाउ अगर फॉर एनी रीज़न आपके सेल जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी अगर आपका ये जो सेल है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, यानी आपका इंसुलिन तो है बॉडी में, वो आपके रिसेप्टर पे भी बाइंड कर रही है, लेकिन सेल अनरिस्पॉन्सिव है, सेल आपके इंसुलिन बाइंड करने के बाद भी आपके GLUT4 रिसेप्टर को मेम्ब्रेन पे एक्टिवेट नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका ग्लूकोज बाहर ही रह जाएगा, इंसुलिन भी है बॉडी में लेकिन आपका ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। तो इस केस में आपका टाइप 2 डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं वो कंडीशन हो जाती है। और एक कंडीशन है जिसमें आपका इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, उसके अंदर होता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन बनाती ही कम है, कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बन ही कम रही है, तो उस केस में आप इंसुलिन जो है इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, और ऐसी वैसी बहुत सारी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है जो इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करती हैं। इनमें से एक ड्रग है जिसे हम बोलते हैं रोज़ीग्लिटाज़ोन। सो रोज़ीग्लिटाज़ोन जो है ये आपकी बेसिकली वो ड्रग है जो इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग है। तो ये जो है इसका नाम मैं आपको दोबारा लिख देती हूँ। रोज़ीग्लिटाज़ोन वो ड्रग है जो आपके इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। और क्या करती है, आपके इंसुलिन जो सेल में इंसुलिन, आपकी बॉडी में इंसुलिन है तभी भी आपकी ग्लूकोज अंदर नहीं जा पा रहा है, तो वो आपके ऐसे सेल्स को रिस्पॉन्सिव बनाती है कि उसके अंदर आपका ग्लूकोज अंदर जा पाए। क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कई बार सेल्स जो हैं वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं। जैसे अगर आपके बॉडी में फैटी एसिड का कंटेंट ज़्यादा है तो वो भी हिंडर करते हैं आपके ग्लूकोज अपटेक में।
नाउ ये है आपका कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके अंदर आपके देखिए इंसुलिन आपके रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड तो कर रही है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंसुलिन ने अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड किया, लेकिन सिग्नलिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से आपका GLUT4 रिसेप्टर जो है वो मेम्ब्रेन पे आ ही नहीं पाया। ये जो आप रिसेप्टर देख रहे हैं ये अपनी मेम्ब्रेन पे ही नहीं जा पाया और आपका एक्टिवेशन ही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा रहता है। तो क्योंकि ग्लूकोज सेल के अंदर ही नहीं आ पा रहा, इंसुलिन है लेकिन ग्लूकोज मेम्ब्रेन को हिट कर रहा है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्टर ही नहीं मिल रहा है अपना जिसके थ्रू वो अंदर जा पाए। सो ये आपका होता है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। नाउ अब मैंने कहा कि ग्लूकोज का मेन फंक्शन होता है एटीपी जनरेशन। एटीपी जो है वो आपका मॉलिक्यूल है जो आपकी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आपको याद हो तो एटीपी को आप एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जो भी बॉडी में वर्क हो रहे हैं उन सब के लिए जो एनर्जी जो है वो एटीपी दे रहा है। और एटीपी आता है आपके ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। जब ग्लूकोज टूटता है तो आपका ग्लूकोज जो है वो स्टेप वाइज होता है। देखिए पहला स्टेप होता है जिसके अंदर ग्लूकोज जो है आपका पायरूवेट में चेंज होता है। ग्लूकोज जो आपका पायरूवेट में चेंज हो रहा है ये हो रहा है आपका बाय द प्रोसेस जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ही क्या हुआ, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी आपने ग्लूकोज को तोड़ना है। तो ये आपका स्टेप में होता है जिसके अंदर आपका ग्लूकोज बनता है, फिर NADH भी बनता है इस प्रोसेस में, ATP भी बनता है एंड देन पायरूवेट बनता है। ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद आपका पायरूवेट से फिर एसिटाइल कोए बनता है, फिर क्रेब्स साइकिल आपकी होती है जहाँ पे आपके फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है एंड देन ATP आपका जनरेट होता है। एंड आपका 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो अराउंड 36 ATP आपको देता है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल गिव यू अराउंड 36 ATP। सो ये आपकी बात हो गई जब हम बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज आपका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे हम अपना लेक्चर जो है हम छोड़ेंगे और नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो आपकी बेसिकली ग्लाइकोलिसिस की करेंगे डिटेल में। ये एक स्टेप मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोज है वो आपका ब्रेक डाउन होगा पायरूवेट में, जिस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। बट ये सिंपल प्रोसेस नहीं है, कम से कम 10 रिएक्शंस हैं इसके, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इन आर नेक्स्ट योर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आप और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी ऑन ग्लाइकोलिसिस। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और एक क्विक क्वेश्चन प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सा ट्रांसपोर्टर था जिसके थ्रू ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है। और एक और क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं चाहूँगी आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका ग्लूकोज जैसे ही सेल के अंदर आ जाता है तो वो बाहर भी तो जा सकता है, तो क्या स्ट्रैटेजी सेल अडॉप्ट करता होगा कि आपका जो ग्लूकोज अंदर आया है वो बाहर ना जा सके। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो बिल्कुल मत घबराइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगी। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और ज़रूर अपने कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।